नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। दर्शकों, ज्योतिषक समाधान के तहत कई तरह की चर्चाएं सामने हो रही हैं और इस चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी के द्वारा बहुत सारी चर्चा में जो बातें छन करके आ रही हैं अभी हर कड़ी में, वो भावों की चर्चा सामने छन करके आ रही हैं। उसके बारे में विशेष बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को भी सुप्रभात। मैं पंडित वीरेंद्र दुबे। पंडित जी, आज एकादश भाव की चर्चा हम करना चाहेंगे। एकादश भाव कौन सा भाव है, क्या कुछ इसमें अध्ययन किया जा सकता है? देखिए, कहा गया है कि जीवन में सभी क्षेत्रों को देखते हुए लाभ, जैसे कि कहा गया कि आप कर्म कर रहे हैं, भाग्य साथ दे रहा है, दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं जीवन में, या तो एक होता है कि भाई इसका लाभ क्या होगा। लाभ की स्थिति को विश्लेषण करने के लिए एकादश भाव को तय किया गया है। हमारे पुरातन ऋषि ने खोज किया तो उसको एकादश भाव बोलते हैं। एकादश भाव यानी कि लाभ, माने आप सारे कर्मों के फल का, लाभ का एकादश घर से तय किया जाता है कि आपके जो पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के जो कर्म आप जो करते आए हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का लाभ, चाहे वह धन का लाभ, विद्या का लाभ, भाई बहन का लाभ, माता पिता का लाभ, मान सम्मान का लाभ, माने आप संसार के जिंदगी के सफर में संसार की जो भी वस्तुएं हैं उससे संबंधित आपको लाभ का जिक्र एकादश भाव से करनी चाहिए। तो एकादश भाव का ये रोल होता है। इसका कारक ग्रह बृहस्पति है। अच्छा, मतलब लाभ को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। लाभ को आम अवधारणा के तहत केवल इतना तक समझा जाता है कि पैसा मिल रहा है कि नहीं, पैसे की कमाई हो रही है कि नहीं, तो इन सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसका व्यापक आयाम है ना। जी जी बिल्कुल। लाभ का लोग धन के संग्रह से देख कर देखते हैं, लेकिन नहीं, लाभ का कई परिभाषा है जीवन में। सुख दुख का भी एक महत्व है। आपका जो मानसिक संतुष्टि भी एक लाभ का ही है। या मान लीजिए कि आप कोई भी कार्य करते हैं, उसमें देखिए दुनिया में जितने भी कार्य हैं या जिंदगी की सफर में जितने भी तरह के मनुष्य के द्वारा जीवन में जुड़ा हुआ चीजें हैं, मैरिज लाइफ, संतान, पद प्रतिष्ठा, या मान लीजिए धन संग्रह या भोग विलास की वस्तुएं, सभी क्षेत्रों में, या यश की, मान लीजिए यज्ञ हवन आदि, या पाप कर्म, सभी जो भी चीजें है उसका हम एकादश भाव, लाभ भाव या उससे संबंधित चीजों को हम लोग तय करते हैं। उसके से संबंधित बातें होती हैं। लाभ जब बहुआयामी धरातल पर उसको देखा जाता है या देखा जाना चाहिए, तो लाभ भाव के स्वामी की मजबूती और उसकी कमजोरी का आकलन करना तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। देखिए, लाभ घर का स्वामी यदि लाभ घर में ही है तो क्या कहना, तो उत्तम फल देंगे। लाभ घर का कारक ग्रह गुरु है तो वहाँ गुरु बैठ जाएंगे तो फिर उत्तम लाभ होंगे। अच्छा, क्योंकि कारक ग्रह है गुरु एकादश भाव के। जी जी ऐसे। और यदि इसमें देखा गया है कि लाभ घर में, एकादश घर में मंगल की वहाँ उपस्थिति या शनि की उपस्थिति, ऐसे तो लाभ घर में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन मंगल की उपस्थिति आपको लाभ तो देगा। भूमि भवन आदि का लाभ आपको मंगल वहाँ उपस्थित होकर देगा, भौतिक जगत का, लेकिन वहाँ संतान से संबंधित चीजें आपको नुकसान करेगा। संतान प्राप्ति में या संतान से रिलेटेड चीजें को प्रॉब्लम करेगा। उसी तरह से शनि अगर वहाँ बैठ जाता है तो शनि से संबंधित चीजें आपको लाभ देगा, लेकिन शनि क्या करेगा कि दृष्टि मार है पंचम हाउस को, तो संतान से संबंधित चीजों पर या फिर पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ वो संतान पर इफेक्ट करता है। अच्छा। या मंगल में बैठ के वहाँ पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, बुद्धि विवेक, धन दौलत, इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा। बाकी अन्य क्षेत्रों में उसका लाभ मिलता रहेगा। उसी तरह से सूर्य का भी स्थिति वहाँ श्रेष्ठ बना गया है, लेकिन पाप ग्रह का दृष्टि क्या है तो संतान पर थोड़ा प्रभाव करता है, लेकिन सूर्य का प्रभाव मंगल और शनि की अपेक्षा कम पाया गया है।
सूर्य का भी अपना रोल है, सूर्य आपको देता है लेकिन उसका कम थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है। उसी तरह से शनि कभी कभी लाभ घर में बैठ के तृतीय दृष्टि लग्न को देखता है। अच्छा। तो उससे शारीरिक क्षति का भी थोड़ा सा योग बनते हैं, या शरीर में कुछ कभी कभी देखने को मिलता है, विकलांगता भी की स्थिति भी, नेत्र से संबंधित परेशानियां आ जाती हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर इसको शारीरिक और संतान पक्ष को छोड़ दिया जाए तो वहाँ लाभ घर में कोई भी ग्रह बैठ के अच्छे परिणाम देते हैं। और लाभ घर में यदि शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, बुध अगर जिस व्यक्ति के लाभ घर में बैठ जाए, ऐसे आदमी की अगर बुध की डिग्री अच्छा है, अच्छा, भाग भवन और दसम हाउस की स्थिति अच्छी है, अच्छा, तो ऐसे आदमी उद्योगपति बनते हैं, करोड़ों का मालिक बनते हैं, बहुत बड़ा व्यवसायिक बनता है। और ऐसे आदमी अपने जीवन काल में अथाह धन का मालिक बनता है। अच्छा, आपने कहा कि वहाँ सभी ग्रह अमूमन अच्छे फल देते हैं। ये क्या इसके पीछे का तर्क है? क्यों ऐसा होता है कि एकादश भाव में सभी ग्रह जाकर के मतलब एक प्रकार से कह लीजिए कि शुभ ग्रह हो जाता है, या फिर एक प्रकार से कह लीजिए कि अच्छा ही फल देता है? क्या इसके पीछे का रहस्य क्या है? देखिए, इसके पीछे का रहस्य है कि वहाँ उस घर का स्वामी कौन हुआ? बृहस्पति। तो बृहस्पति जब कारक हुआ तो बृहस्पति ग्रह देव गुरु हैं। जहाँ देवता के घर में सानिध्य में जब सारे ग्रह पहुँच जाएंगे तो स्वाभाविक वहाँ सबकी खराब बुद्धि समाप्त हो जाएगी, वहाँ अच्छे बुद्धि होने लगे। दूसरी बात कि वहाँ एक लाभ घर, लाभ का है, तो वहाँ लाभ के भाव को जब पहुँचेगा तो वहाँ हर ग्रह लाभे के दृष्टिकोण से वहाँ जाकर पहुँचाएगा। अच्छा, मतलब वातावरण जैसा रहेगा वैसा ही मन हो जाएगा, माहौल बन जाएगा, और इसलिए वहाँ ये भी कारण बनता है, इसलिए उसका लाभ का योग बनता है। बहुत सुंदर बात। वातावरण जैसा रहेगा वैसा ही मेरा मन होगा और मेरा विचार होगा। बने रहिए दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर वही प्रश्न दोहराने की चेष्टा कर रहा हूं, और उसको और जो मेरे मन में उलझन पैदा कर रहा है उसे और सुलझाने की कोशिश में मैं लगा हुआ हूं, ताकि दर्शकों को लाभ मिले, मुझे पर्सनली लाभ मिले, सबको लाभ मिले। ये जो लाभ है तो इसके बहुआयाम दर्शन है लाभ के, जैसा कि आपने बताया। तो आखिर इस लाभ भाव से ये भी तो तय होता होगा कि अच्छा लाभ मिलने वाला है या बुरा लाभ मिलने वाला। अच्छा और बुरा लाभ से मतलब ये है कि जैसे कहीं से चोरी का सामान हमें मिल गया तो ये बुरा, चोरी का सामान अगर मिल गया हमको तो ये बुरा लाभ हो गया। लेकिन अपनी मेहनत की कमाई का प्रतिफल हमको मिला तो वो एक अच्छा फल, अच्छा लाभ कहेंगे। तो इसमें इसका विश्लेषण कैसे हो? देखिए, उसमें तो विश्लेषण का जहाँ तक बात है तो फिर उसको हम पुनः बैक जा सकते हैं जी, कर्म क्षेत्र को देख सकते हैं। अच्छा, लाभ का काम है कि आप कर्म को कुछ भी कीजिए, अगर लाभ की स्थिति मजबूत है, अच्छा, लाभ बलिष्ठ है, लाभ ताकतवर है, तो आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, जैसे इसी दुनिया में चोरी हो रही है, इसी दुनिया में 2 नंबर का काम हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाभेश मजबूत है तो उस क्षेत्र में भी उनको अच्छा परिणाम आ जाता है। गलत कार्य करने के उपरांत भी वो लाभ कमा लेते हैं और उनके एक अच्छी खासी मोटी कमाई हो जाती है और उससे उनको लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप अगर आज की डेट में देखिएगा तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे कि आज पूरे हिंदुस्तान में या हम मतलब कि जो भ्रमण किए हैं उसमें हम देखते हैं कि
छोटे स्तर का अधिकारी या मैंने जिसका मैंने लोग घोटाला करते हैं या हर जगह भ्रष्टाचार है या घूस या ये सब चीजें हैं, उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा अच्छा कमजोर है या लाभेश की स्थिति उसकी पाप ग्रसित हो गया है और तो वो नजायज धन लेगा। अच्छा, लेकिन उसका रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, माने वो गलत काम से कमाया हुआ धन टिकता नहीं है, उसका परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन लाभ का जहां तक बात है तो कर्म आप कुछ भी कीजिए, लाभ आपको मिलेगा अगर लाभेश बलिष्ठ है तो। अच्छा, अगर लाभेश कमजोर है तो आप दिन रात ईमानदारी पूर्वक कार्य करें, मेहनत करें, आप दूसरे को भलाई करें। लाभेश यदि कमजोर है, लाभेश नीच का है, लाभेश शत्रु राशि के साथ है, लाभेश अस्त है, तो उसके बदले उसका रिजल्ट आपको 0 आएगा। अगर आप भलाई भी कर रहे हैं तो उसका आपको हाथ में जस नहीं मिलेगा, 0 आएगा। अगर आपका जो है लाभेश मजबूत है, आप थोड़ा सा भलाई कीजिएगा, पता चला कि मीडिया में आपको खबर आएगा कि इन्होंने बहुत सोशल वर्क है, इन्होंने गरीबों को इतना काम किए, ये उनको बहुत जबरदस्त लाभ मिल जाता है। बहुत लोग जो है करोड़ों अरबों रुपया लुटा देते हैं गरीबों के प्रति, लेकिन उनका लाभेश कमजोर होने के चलते उनका वो जस्ट रिटर्न नहीं हो पाता है। तो लाभेश का अच्छा होना जन्म कुंडली में या हर व्यक्ति के जीवन में उतना ही अनिवार्य है जितना नवम हाउस, दसम हाउस या एकादश। अगर लाभेश बलिष्ठ है तो जीवन में आपको हर चीज का लाभ मिलता है। अच्छा, लाभेश जब इतना अहम है तो यदि लाभ भाव का स्वामी का अगर कमजोर होना या मजबूत होना जो विश्लेषण है, तो अगर कमजोर पड़ रहा है तो क्या करें उसको बलिष्ठ करने के लिए, या फिर उसको साइलेंट रख देना चाहिए, जैसे कि यथावत रख देना चाहिए षष्ठम भाव की तरह, या फिर क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, लाभेश अगर अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं तो लाभेश से संबंधित चीजें उद्दान करें, उससे संबंधित चीजें मंत्र का आप जाप करें, उससे रिलेटेड जो स्वामी का है, उसका देवी देवता है, उसका आराधना करें, ध्यान करें। लाभेश का रत्न धारण नहीं करना होता है। अच्छा। लाभेश के रत्न लगने से जस्ट विपरीत फल देते हैं, तो आपको नुकसान करेंगे। इसलिए आप खाली पूजा पाठ दान पुण्य करते रहें, आपका लाभेश सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि लाभेश का और प्रकार होता है। अच्छा, जैसे कि बहुत लोग चर्चा करते हैं कि इसको हमको किस चीज में लाभ मिलेगा, अच्छा, या कौन सा कार्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। और उसमें ये भी देखने की चीज है कि लाभेश किस ग्रह के साथ है, किस भाव में बैठा हुआ है या किस राशि पर बैठा हुआ है, उससे संबंधित चीजों का लाभ करता है या लाभ पहुंचाता है। अच्छा जी, ये बात है जी। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने और बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई एकादश भाव के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए क्लाउड वेब इंडिया के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।